जय हिंद। नमस्कार मित्रांनो, आपण आज या ठिकाणी या हम इस वीडियो में आज के बाद जो भी एनटीपीसीबी द्वारा इससे पहले लिए हुए जो एग्ज़ाम है उसमें जो पूछे गए सवाल है उसका जो है विश्लेषण करने की कोशिश हम इस चैनल पे कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो दोस्तों ये देखिए, ये सवाल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम लिए जा रहे थे या कंडक्ट किए जा रहे थे उस वक्त जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमारे देश में मिला हुआ था। इसीलिए जो है वो सवाल एशिया के संदर्भ में पूछा गया है। तो आपको जो भी करंट अफेयर में चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रहती है उनके बारे में जो है आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही सवाल निकल के आते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक 1 बाघा समुद्र तट, ऑप्शन क्रमांक 2 चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन क्रमांक 3 मरीना समुद्र तट, ऑप्शन क्रमांक 4 ओ ओलम समुद्र तट। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक 2, यही इस सवाल का आंसर है, जो कि इस सवाल का सच सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का क्या नाम है या क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, हमारे जो देश की जो सीमाएँ हैं, हमारे देश की जो सीमा है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। हमारे देश की जो दक्षिण जो सीमा है वही जो है वो समुद्र से घिरी हुई है। लेकिन हमारे देश की जो पूर्व, पश्चिम और जो उत्तर की दिशा है वो कहीं न कहीं या किसी न किसी देश से संबंधित है। यानी कि पूर्व की दिशा जब हम देखेंगे तो उधर से जो म्यांमार है और बांग्लादेश से घिरी हुई है, और पश्चिम की दिशा जो है वो पश्चिम की दिशा जो है हमारे पाकिस्तान से घिरी हुई है, और जो उत्तर की है वो इधर से मतलब वायव्य की दिशा से जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलते हैं, और जो हमारी नृत्य और जो ईशान्य की बात करेंगे हम तो उस तरफ से जो है चाइना जो है वो हमारे हमसे जो है सीमा साझी करता है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में यही पूछा गया है कि पाकिस्तान और जो हमारा भारत है, इन दोनों के बीच में जो सीमा है उस सीमा रेखा को क्या कहलाते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है इस सवाल का, वो ऑप्शन क्रमांक 1 है ड्यूरंड रेखा, ऑप्शन क्रमांक 2 मनेहरम रेखा, ऑप्शन क्रमांक 3 रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन क्रमांक 4 हिंडनबर्ग रेखा। तो आपने दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आए दिन और हर साल जो है पाकिस्तान और भारत या हर दिन या हर महीने में जो है कभी ना कभी सुर्खियों में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के देश में जो कौन सी रेखा है, वो कौन सी सीमा रेखा जो है जो साझे साझा करती है। तो दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन क्रमांक 1 है ड्यूरंड लाइन, ऑप्शन क्रमांक 2 मनेरम लाइन, ऑप्शन क्रमांक 3 रेडक्लिफ रेखा और ऑप्शन क्रमांक 4 हिंडनबर्ग रेखा। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है वो रेडक्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के दोनों के बीच में सीमा साझा करती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक कल्चरल एक्सेप्ट से पूछा गया सवाल है, जो कि केरल के बारे में पूछा गया है। और इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक 1 यक्षगान, ऑप्शन क्रमांक 2 कृष्णट्टम, ऑप्शन क्रमांक 3 माच, ऑप्शन क्रमांक 4 तेरुकुथु। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक 2 जो कि कृष्णट्टम जो है वो केरल का एक ऐसा पारंपरिक प्रदर्शन है, पारंपरिक रंगमंच है, जहाँ पे जो है 8 दिनों में 8 अलग-अलग नाटक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम समाज की जो लड़कियां थी स्कूल में जा रही थी, तो उस जो
वो अपने मुँह पे जो कपड़ा बांधती है उसको हिजाब कहते हैं। और वो हिजाब के बारे में जो है वो उस वक्त न्यूज़ चर्चा में रही थी। तो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामला पहुंचा गया था कि हिजाब पहनना जो है वो हमारा मूलभूत अधिकार है या नहीं है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से मतलब वहाँ से जो करंट अफेयर था वो उस करंट अफेयर से जो है ये सवाल उस वक्त निकल के आया था। और अभी भी अगर फ़िलहाल कुछ ऐसा चल रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे ही सवाल बन के निकल के आने वाले हैं हम लोगों के। ठीक है दोस्तों? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक 1 है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों जो हमारे संविधान में जो हमें समानता का जो अधिकार देता है, उसकी जो अवधारणा है वो अवधारणा अनुच्छेद क्रमांक 14 में लिखी गई है, जो कि हमें सभी को बराबर की सीख या बिहेवियर की पावर देता है दोस्तों। ठीक है? तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और इस तरह से जो है अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोले तो हमारे वो जम्मू कश्मीर में चली जाएंगी हमारे देश में। लेकिन ये सवाल जो पूछा गया है वो सिर्फ उस कंसेप्ट में पूछा गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो पूछा गया है, क्योंकि जो हमारे पूर्वोत्तर का जो हमारा समुद्र तट है उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई झील है। तो दोस्तों देखिए इस सवाल के जो आंसर है, आंसर में जो भी ऑप्शन है वो उसका जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है लोकटक झील, ऑप्शन क्रमांक 2 पुलिकट झील, ऑप्शन क्रमांक 3 डल झील, ऑप्शन क्रमांक 4 कोलोरो झील। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लोकटक झील जो है वो हमारे पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। तो इस तरह से जो है दोस्तों चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? ये सवाल जो दोस्तों हमारे जियोग्राफी के कंसेप्ट से पूछा गया है रॉक के बारे में। तो ऐसा कौन सा हमारा जो एक भारतीय राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ग्राफाइट के भंडार मिलते हैं? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक 1 मणिपुर, ऑप्शन क्रमांक 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन क्रमांक 3 उड़ीसा, ऑप्शन क्रमांक 4 आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक 2 अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार अभी मौजूद है दोस्तों। ठीक है? तो चलिए इस तरह से जो है आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए ये हमारे एक टोटल ये 100% करंट बेस्ड सवाल था, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा था वही सवाल उठ के आया है। तो जब यूएन की जो मिशन थी फोर्स कमांडर यानी कि जो एक पीस फोर्स यूएन के द्वारा कहीं भी भेजी जाती है उसका जो कमांडर रहता है दोस्तों, जो उसका जो कमांडर यानी कि चीफ ऑफिसर जो रहता है किसी उस वक्त, तो उस वक्त हमारे भारत देश में रहने वाले जो शैलेश तेनोकर है उनको नियुक्त किया गया था। तो उसके बारे में ही ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन थे ऑप्शन क्रमांक 1 सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन क्रमांक 2 अभय कृष्ण, ऑप्शन क्रमांक 3 शैलेश तेनेकर, ऑप्शन क्रमांक 4 गुरुपाल सिंह संगा। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन क्रमांक 3 थे शैलेश तेनेकर, जो है वो यूएन मिस कमांडर के द्वारा उस वक्त चुने गए थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनोवेशित गोले यानी कि पॉजिटिव स्फीयर में धसे हुए एम्ब्रोड होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है वो हमारे साइंस बेस से सवाल था। और इस सवाल के जो ऑप्शन थे ऑप्शन क्रमांक 1 ई रुदरफोर्ड, ऑप्शन क्रमांक 2 जे थॉमसन, ऑप्शन क्रमांक 3 कैमिलियो गोल्गी, ऑप्शन क्रमांक 4 नील बोर। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर था वो था ऑप्शन क्रमांक 2 जे थॉमसन। दोस्तों अगले सवाल में जो है वो पूरी डिटेल तरह से एक वीडियो बनाएंगे यही सेशन या यही प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे डिटेल्स मुझे देनी है, क्योंकि एक एक सवाल पे जो है कम से कम 5 या 10 मिनट तक एक एक सवाल के बारे में मैं
बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी बंदगी है और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो अभी ग्रो नहीं किया है। जब ग्रो हो जाएगा तो हम पूरी तरह से जो है अच्छी तरह से सेशन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इस सवाल में बहुत सारे बताने के लिए, जैसे कि ई रदरफोर्ड ने किसका शोध लगाया, जैसे कि कैमिलियो गोल्गी ने क्या बताया, या नील बोर ने किसका शोध लगाया। इसके बारे में अगर बताएंगे तो दोस्तों कम से कम एक 15-20 मिनट या आधा घंटा जो है इनके सभी के ऊपर चला जाएगा सर एक ही सवाल पे। तो मैं उतना डीप में न जाने की कोशिश कर रहा हूँ 1-2-4 दिन या कम से कम 15 दिन तक, क्योंकि उसके बाद जो है पूरे डिटेल तरीके से वीडियो लाएंगे दोस्त, ठीक है। जैसा आपका इंटरेस्ट होगा उस तरह से वीडियो बनाएंगे दोस्त। अगर आप चाहेंगे एक लाइन में बताएं तो एक लाइन में बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है विश्लेषण करके बताया दिया जाए चार के चारों ऑप्शन के, तो वो भी करेंगे दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कैसा करना है दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। अब भी देखो ये शॉर्ट फॉर्म पूछा गया था। शॉर्ट फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर 1 मार्क के लिए पूछा गया है तो, क्योंकि इस सवाल में तो पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा एक शॉर्ट तो रहना ही रहना है, क्योंकि वो तो उतना इंटरेस्टेड नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम में पूछा गया है तो अगली बार भी ज़रूर पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि अगर कोई न्यूज़ में रहता है तो उसके बारे में जो शॉर्ट फॉर्म बन सकता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता जो हिस्ट्री के सवाल रहते हैं ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जो पहले हुआ था उसके बारे में पूछेंगे, ऐसा नहीं। अभी जो करंट में जो न्यूज़ में रह रहा है उससे रिलेटेड जो है वो हिस्ट्री का सवाल पूछते हैं, तो वो स्टडी करने में हमें आसान जाती है, क्योंकि हमारा फोकस जो है ज़्यादा उसके ऊपर रखने का, जो कि न्यूज़ में चीज़ें चल रही है, चाहे वो हिस्ट्री के बारे में हो या जियोग्राफी के बारे में हो या साइंस से रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है, क्योंकि नेस्कॉम का जो पूर्ण रूप है उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक 1 था नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। ऑप्शन क्रमांक 2 थे नेशनल एफी एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। और ऑप्शन क्रमांक 3 थे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर या सर्विसेज कंपनी। तो दोस्तों इस साल का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था ऑप्शन क्रमांक 3 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो था इस सवाल का जो आंसर था। तो चलिए इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारे, जो कि पूरी दुनिया में जो काम करती है, उसके लिए जो जिन्होंने कि मलेरिया के लिए जो वैक्सीन बना दी थी या विकसित की गई थी या डेवलप की गई थी। तो इसका ऑप्शन था दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 1 मर्क, ऑप्शन क्रमांक 2 ग्लेक्सो स्मिथ था क्लाइन, ऑप्शन क्रमांक 3 था फाइज़र, ऑप्शन क्रमांक 4 था जॉनसन एंड जॉनसन। तो आपको पता होना चाहिए जॉनसन एंड जॉनसन जो है रशिया से रिलेटेड संबंधित करती है। एक किस यहाँ पे जो है कंपनी के बारे में पूछा गया है दोस्त, ठीक है, देश के नाम नहीं है। ये फाइज़र जो भी है ये भी जो वो लसीकरण का ही नाम है वैक्सीन का। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर था वो आंसर था ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। थोड़ा नाम हार्ड नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन क्रमांक 2, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का सबसे पहला, तो दोस्तों ये सवाल जो है रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अगला सवाल है दोस्तों 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के समाधान हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। दोस्तों ये सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन सवाल बस इतना सा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ये सवाल इतना भी पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का जो ये सवाल जो है टोटली अब 100 बेस्ड है सर, 100 बेस्ड हिस्टोरिकल है, ठीक है दोस्तों। ये कोई हिस्टोरिकल मतलब ये कोई करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हिस्टोरिक सवाल नहीं था, टोटल 100% हिस्टोरिकल सवाल था। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन था दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 1 आनंद मोहन बोस, ऑप्शन क्रमांक 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन क्रमांक 3 बीजी तिलक और ऑप्शन क्रमांक 4 जो है वो है WC बैनर्जी। तो इस दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने जो है लंदन में जो है
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था, जो कि हमारे भारतीय समस्या के बारे में जो है वो चर्चा करने के लिए वहाँ पे ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में जाके जो है उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ताकि हमारे बारे में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उनके बारे में जो है वहाँ पे वो उनके सामने रख सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से जो है अगला सवाल देखते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो सवाल है दोस्तों करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था। तो इस सवाल का जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन क्रमांक 2 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन क्रमांक 3 भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन क्रमांक 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आपको एक बात तो थोड़ी सी पता ही होनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति तो छोड़ दिए, क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं है, वो तो सिर्फ राज्यसभा के जो है वो चेयरमैन रह सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति तो नाम भर के होते हैं दोस्तों, ये बात पता होगी। मैं दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, आप भी एक सवाल है जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, अब इसके जो कर्तव्य है, इसके जो अधिकार है, ये बताने के लिए 5 मिनट जाएंगे। और ऑप्शन क्रमांक 2 जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में बताने के लिए, ऑप्शन क्रमांक 3 राष्ट्रपति के बारे में बताने के लिए, और नियंत्रक महालेखापाल जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि 78, 79, 71 में जो पूछे गए हैं उसके बारे में, अगर इनके बारे में बताने के लिए दोस्त कम से कम 5-5, 10-10 मिनट लगेंगे। अब मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना ही मेरा काम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ एक लाइन में देखते हैं, और अगले वीडियो में जो है पूरे एक्सप्लेनेशन साथ के, क्योंकि आपको मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल में कम से कम एक सवाल में जो है, एक सवाल में जो है उससे रिलेटेड जो है कम से कम 10 सवाल और बन सकते हैं, और उसी 10 सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है मैं वो करना चाहूँगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का जो आंसर था ऑप्शन क्रमांक 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वातावरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय की घोषणा की थी। मतलब ये टोटल सवाल करंट बेस से था दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर था राजस्थान, ऑप्शन क्रमांक 2 थे मध्य प्रदेश, ऑप्शन क्रमांक 3 थे कर्नाटक, ऑप्शन क्रमांक 4 थे उड़ीसा। तो इस सवाल का जो आंसर था दोस्तों, आंसर था राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य था 2019 में बन गया था या बना है, जिन्होंने जो अपने यहाँ पे जो ई सिगरेट जो है उसके ऊपर जो बैन लगाया था, सभी प्रकार के बेचने पर, उसका जो विज्ञापन था उसके ऊपर, सबके ऊपर जो राजस्थान ने जो उनके ऊपर बैन लगाया दोस्तों। ठीक है, चलिए इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद इसमें कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण की नामक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में ऐसा कौन सा वायु है जो कि उसका जो दहन हो सकता है, शोषण भी हो सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए भी उसका निर्माण या उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो ऐसे उस वायु के बारे में पूछा गया था, कौन सा है हमारे दिमाग है। तो इस सवाल का जो आंसर था तो दोस्तों ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक 1 कार्बन, ऑप्शन क्रमांक 2 जो ऑक्सीजन, ऑप्शन क्रमांक 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन क्रमांक 4 हीलियम। तो इस सवाल का ऑप्शन था तो ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन क्रमांक 2 है, जो कि सभी में जो है, सभी प्रक्रिया में जो है, सभी यानी कि जो कि दहन में भी उपयोग किया जा सकता है, शोषण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ऑक्सीजन का। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इस तरह से जो अगला सवाल देखते हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं औरंगाबाद, इसका नाम बदल कर क्या किया है, संभाजी नगर। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक 1 पुणे, ऑप्शन क्रमांक 2 नासिक, ऑप्शन क्रमांक 3 औरंगाबाद, ऑप्शन क्रमांक 4 मुंबई। तो इस सवाल का ऑप्शन जो था दोस्तों ऑप्शन क्रमांक 3 औरंगाबाद जो है इस सवाल का आंसर था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? चरमपंथी तो पता होना चाहिए, चरमपंथी यानी कि क्या बोल सकते हैं उसे हम, सॉफ्ट और क्या हिस्टोरिक नाम दो, एक थे मवालवादी और एक थे क्या, कुछ याद नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, याद नहीं, ऐसा नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या कह सकते। एक थे गरम दल के वजह से थे
नरम दल की, ठीक है। तो ये इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो चलो हिस्टोरिक क्वेश्चन है तो इसके ऊपर बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में इस वीडियो में बना रहे तो अगले वीडियो में जो है हम पूरी तरह से उसे लॉन्ग बना देंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक 1 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन क्रमांक 3 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन क्रमांक 3 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और ऑप्शन क्रमांक 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर था बाल गंगाधर तिलक। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सब्जियों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाती है। अब ये तो बात पता होनी चाहिए, कार्बन ही ऐसा जो एक संयोग है जो कि हर चीज़ में पाया जाने वाला है। तो साहजिक बात है, ये कार्बन ही उसका आंसर हो सकता है। लेकिन बाकी के ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्रमांक 2 थे एंटीमनी, ऑप्शन क्रमांक 3 बेरियम, ऑप्शन क्रमांक 3 क्यूरियम। ये जो है वो लिमिटेड जो है वो सबसेट में पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हर चीज़ में पाया जाने वाला है, हर किसी ना किसी रूप में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट के स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित का बम का सफल परीक्षण किया है। तो ये टोटली करंट बेस्ड सवाल था दोस्तों। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है। तो दोस्तों ये सवाल जो है टोटली करंट बेस से पूछा हुआ सवाल था। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक 1 8,000, ऑप्शन क्रमांक 3 5,000, ऑप्शन क्रमांक 3 6,000, ऑप्शन क्रमांक 4 4,000। तो अगर एक साल में 3 बार दी जा रही है तो इसका मतलब है कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो है वो 4-4 महीने के बाद जो है उस राशि हमें हमारे जो फार्मर है उनके लिए दी जाने वाली है। लेकिन अभी इसमें सवाल अभी बदला हो गया, अभी वो सभी फार्मर के लिए दी जा रही है। तभी जो शुरुआत में थी तो 2 हेक्टेयर तक ही सीमित थी, तो उसमें थोड़ा बदलाव किया गया दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ रहती है करंट अफेयर में जो कि योजना से संबंधित है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन क्रमांक 3 जो कि 6,000 जो है उसमें प्रति साल जो है हमारे फार्मर को दी जाने वाली थी, ठीक है। अपन